हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज हम पढ़ेंगे ग्रामर चैप्टर 2 वर्ण विचार। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आप लोगों को फिर से बना के आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगी। तो वर्ण विचार में देखिए, वर्ण का मतलब क्या होता है। वर्ण का मतलब होता है अल्फ़ाबेट, यानी कि जो अक्षर होता है। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा है व्याकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं व्याकरण से। तो व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। और व्याकरण को हमने 3 भागों में बांटा था। एक था वर्ण विचार, दूसरा था शब्द विचार और तीसरा था आप लोगों का वाक्य विचार। तो देखिए, ये वर्ण विचार है। तो वर्ण विचार में पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ तो हम क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहले हम पढ़ेंगे ध्वनि से भाषा तक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मानक हिंदी वर्णमाला। तीसरा हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद, और चौथा हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद, और पांचवा हम पढ़ेंगे आज व्यंजनों के भेद। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं, जैसे कि आप लोगों का ध्वनि क्या है। तो ध्वनि से हम जाएंगे वर्ण की तरफ। तो पहले हम जानेंगे कि ध्वनि क्या है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ध्वनि क्या है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई, यानी कि जो हम क्या करते हैं, भाषा की लघुत्तम इकाई को हम बोलते हैं ध्वनि। यानी कि ध्वनि से ही हम जो भी हम बात बोलते हैं, पहले हम ध्वनि के द्वारा ही उसको बोलते हैं। तो ध्वनि जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है। उसके बाद होती है वर्ण। तो वर्ण क्या है। वर्ण है कि भाषा की लघुत्तम दृश्य इकाई, जिसे बोला, सुना, लिखा एवं पढ़ा जा सके। तो वर्ण क्या है, भाषा की लघुत्तम दृश्य इकाई, यानी कि दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, जिसे बोला, सुना, लिखा एवं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद होता है वर्ण के बाद अक्षर होता है। अक्षर क्या होता है, जो वर्ण को हम बोलते हैं, जिस वर्ण को हम ध्वनि से, जिस वर्ण को हम क्रिएट करते हैं, यानी कि जिस वर्ण को हम एक अक्षरिक रूप देते हैं, यानी कि हम लिखते हैं, उसको एक रूप देते हैं, वो बन जाता है अक्षर। ठीक है, उसके बाद होता है शब्द। ठीक है, वर्णों से हम शब्द बनाते हैं। तो शब्द क्या है, तो शब्द होता है वर्णों अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम बोलते हैं शब्द। ठीक है, वर्ण अथवा अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह, उसको बोलते हैं हम शब्द। जो भी वर्ण हम लिखते हैं उसको सजा के सही तरीके से सार्थकता उसमें रहता है, उसको हम बोलते हैं शब्द। किसी भी शब्द को, किसी भी अक्षर को आप जोड़कर शब्द नहीं बना सकते। यानी कि जो अक्षर को आप जोड़कर आप शब्द बनाओगे उसमें सार्थकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या होता है वाक्य। तो वाक्य क्या है, सार्थक एवं क्रमबद्ध पद समूह जो निश्चित अर्थ का बोध कराता है, वो होता है वाक्य। तो ठीक है, तो सार्थक एवं क्रमबद्ध पद समूह जो निश्चित अर्थ का बोध कराता है। तो जो भी हम शब्द को लिखते हैं, शब्द को जोड़ने के बाद उसकी सही मीनिंग होता है, उसका एक अर्थ, एक निश्चित अर्थ निकलता है उस वाक्य उससे, तो उसको बोलते हैं हम वाक्य। तो ये था जो पहला हम वर्ण, कहाँ से हम पहले क्या कहते हैं ध्वनि से हम वर्ण निकालते हैं, वर्ण को क्रिएट करते हैं। वर्ण के बाद हम शब्द को क्रिएट करते हैं, और शब्द के बाद हम शब्दों को जोड़कर हम वाक्यों को क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लेकिन मेन जो पार्ट है हमारे, देखिए यहाँ पे मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला क्या है, वर्णों का, देखिए पहला है इसमें वर्णों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है वो होता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला, जो व्यवस्थित तरीके से किया गया है।
कि किसके बाद हम किसे हम बोलेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में हमारा 11 स्वर है। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो ये 11 स्वर है। और 33 प्लस 2 यानी कि अतिरिक्त व्यंजन 2, ठीक है। ऐसे ही आपकी 35 जो होती है आपकी व्यंजन हो जाती है। उसके बाद होता है देखिए संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया है, अनुसार नहीं अनुस्वार होता है, ठीक है। ये होता है अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, हलचिन्ह, आगत वर्ण भी हिंदी वर्णमाला के अंग हैं, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, हलचिन्ह, आगत वर्ण भी हिंदी वर्णमाला के अंग हैं। नेक्स्ट देखिए स्वर। स्वर कितने हैं हमने पढ़ा था? स्वर है 11। क्या क्या है? आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो यहाँ पे 11 स्वर हमें पता है। तो देखिए स्वरों के कितने भेद हैं? तो स्वरों की यहाँ पे जो है 3 भेद होते हैं। एक है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या है आप लोगों का? तीसरा है आप लोगों का प्लित स्वर। क्या है तीसरा? प्लित स्वर। तो देखिए हर्ष स्वर किसे कहते हैं? देखिए हर्ष स्वर जो है यानी कि आप जो बोलते हो छोटी मात्रा, यानी कि हर्ष स्वर यानी कि जिसको बोलने में हमें कम से कम समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। तो देखिए जो स्वर को हम उच्चारण करने में हमें बहुत कम समय लगता है उसे हम बोलते हैं हर्ष स्वर। और इनकी जो संख्या है ये है 4। तो ये है देखिए अ ई उ री, ठीक है। अ ई उ री। तो इस तरह इसको इस तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है कि ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है कि अ ई उ री। तो इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का क्या? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या है? हर्ष स्वर हमें पता लगा कि जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमें कम समय लगा। तो अभी दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो हर्ष स्वर से लगभग दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और उनकी संख्या कितनी है? 7। वहाँ पे 4 हमारी हर्ष स्वर हो गए, बाकी रह गया कितना? 7, जो कि है आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो ये है 7 स्वर। तो 4 + 7 कितना हुआ? 11, है ना। तो 11 स्वर हमारा यहाँ पे हो गए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या है? देखिए प्लुत स्वर है क्या? जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमें हर्ष स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। अच्छा, ये जो प्लुत स्वर है ये ज़्यादातर जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम का प्रोनाउंसिएशन, जब ओम बोलते हो बहुत लंबा आपको खींच कर बोलना पड़ता है, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय ज़्यादा लगता है उसको हम बोलते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे स्वरों की मात्राएं मैंने यहाँ पे रख दिया है। देखिए जो स्वर होता है उसको व्यंजन के साथ डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए स्वर को हम डायरेक्ट जैसे इंग्लिश में आप रखते हो ना वैसे हम नहीं प्रयोग कर सकते। तो इनको प्रयोग करने के लिए क्या होता है, इनका स्वरूप बदल जाता है। यही परिवर्तित, ये जो परिवर्तित स्वरूप है इसको हम बोलते हैं मात्रा, यानी कि इसके लिए एक सिंबल लगाया जाता है। उनकी साउंड को बतलाने के लिए एक सिंबल लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मात्रा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अ है, अ का कोई मात्रा नहीं है, ये ऑलरेडी सारी व्यंजन में एडेड रहता है। यानी कि सारे व्यंजन में जितने सारे व्यंजन हैं हम अ को ना मिलाकर उसको हम बोल नहीं सकते क्योंकि ये यहाँ पे हमारे क्या होता है,
जो हमारी व्यंजन होते हैं वो क्या होता है, बोलने में हमें अ की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो क्या है कि जो स्वर होते हैं, पहला है अ जिसका कोई मात्रा नहीं है। देखिए क अ, क से कमल गगन यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी। आ का मात्रा रूप ये है, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन है। देखिए क प्लस आ का, ठीक है। देखिए आप ना आम बोलते हो, आप थोड़ी ना आ के साथ माँ लगा म लगा दिया तो आप माँ बोलते हो, नहीं, आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो आम, यानी कि आ को स्वतंत्र रूप से हमने उच्चारण किया, इसलिए आ का साउंड को हमने मात्रा रूप दिया, यानी कि सिंबल दिया है। उसको हम क्या करते हैं, कोई भी व्यंजन है तो उसमें हम क्या करते हैं, व्यंजन के साथ ऐड करके हम वही मात्रा को, वही साउंड को हम उसके द्वारा बोलते हैं। जैसे कि क में आ की मात्रा, यानी कि आ का साउंड हमें यहाँ पे मिला कि क में आ की मात्रा का, लास्ट का साउंड आ रहा है, देखिए कान, कान, ठीक है, चारा, ठीक है। वैसे ही ई की मात्रा क, ई की, किसान, निगम। तो यहाँ पे सारा जितना है, देखिए यहाँ पे पूरा हमारी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए, ऐ, ओ, औ, इस सब का मात्रा यहाँ पे लगा दिया है और उसका कुछ हमारा शब्द भी यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए उसके बाद क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त 3 अन्य वर्णों का भी प्रयोग होता है। देखिए यहाँ ना ये स्वर में आते हैं ना ये व्यंजन में आते हैं, तो इसको बोलते हैं आयोगवाह, जैसे कि आपकी अनुस्वर और विसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, देखिए यहाँ पे एक है अनुस्वर, दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक यहाँ पे स में छोटी की मात्रा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, अनुनासिक। उसके बाद होता है विसर्ग, उसके बाद क्या होता है, देखिए तो पहला होता है अनुस्वर, दूसरा होता है अनुनासिक, तीसरा होता है आप लोगों का विसर्ग। तो अनुस्वर क्या है, देखिए इसका उच्चारण नाक से होता है। तो आप जब अनुस्वर वाले शब्द बोलते हो तो आपका नाक में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो उसको देखिए इसका उच्चारण नाक से होता है तथा इसका चिन्ह, देखिए यहाँ पे एक बिंदी की तरह दिया गया है। चिन्ह क्या है, वर्णों के ऊपर लगता है। कहाँ लगता है, वर्णों के ऊपर। आप बोलते हो हंस, पतंग, गंगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर लगा गया है पतंग, गंगा, ठीक है। जब आप भी उसको प्रोनाउंस करते हो तो आपके नाक में वाइब्रेशन होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनु, मतलब नाक से बोला गया, तो अनुस्वर। उसके बाद देखिए अनुनासिक, इसका मतलब ये होता है चंद्रबिंदु, जो आपकी चंद्रबिंदु होता है, इसका उच्चारण क्या होता है, मुंह और नाक से होता है, ठीक है। अनुनासिक का जो उच्चारण होता है वो कहाँ पे होता है, मुंह और नाक से होता है, तथा इसका चिन्ह भी ऊपर लगता है, जैसे आंख, गांव आदि, ठीक है। तो अनुनासिक जो है इसका उच्चारण मुंह और नाक से होता है तथा इसका चिन्ह भी ऊपर लगता है, जैसे आंख, गांव आदि। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, जो अनुनासिक होता है वो क्या होता है, इसका उच्चारण मुंह और नाक से होता है तथा इसका चिन्ह भी ऊपर लगता है, जैसे आंख, गांव आदि। और एक चीज़ देखिए क्या होता है, अनुस्वर और अनुनासिक जो होती है इसमें बहुत अंतर होता है, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि हर किसी की कोई भी शब्द के ऊपर हम बिंदी लगा देते हैं, चंद्रबिंदु को ना देखकर कभी कभी हम क्या करते हैं, बिंदी का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक क्या हमारे जो मुख है, मुख के साथ साथ ये जो चंद्रबिंदु है इसका जो प्रभाव होता है वो नाक में भी पड़ता है। देखिए अनुनासिक जो होती है ना वो धीमी ध्वनि है, लेकिन अनुस्वर जो होता है वो तीव्र ध्वनि होती है। कैसे, देखिए जैसे आप बोलते हो दंत, लेकिन आप बोलते हो दांत, तो दांत जो होती है वो धीमी तरीके से आप बोलते हो, लेकिन दंत यानी कि तीव्र, ठीक है। तो अब और एक चीज़ देखिए इसमें क्या फ़र्क होता है, तो इसमें क्या होता है, हमारी जो ये अनुस्वर होता है तो ये संस्कृत में जो हमारा म जैसे होता है उसके समान उच्चारण होता है, जैसे कि स्वयं, एवं, ऐसे। लेकिन चंद्रबिंदु क्या होता है, जैसे कि अ, आ, ऊ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अंधेरा, अंधेरा, आँख, ऊंचाई, ठीक है।
ये सब पर हम चंद्रबिंदु को देते हैं। और इसका जो गति होती है, इसका जो ध्वनि जो होती है, ये थोड़ा सा धीमी ध्वनि होता है, जबकि अनुस्वर का तीव्र ध्वनि होता है। हंस आप बोलते हो, ठीक है, लेकिन आप बोलते हो गाँव, यानी कि धीमी तरीके से आप बोलते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विसर्ग। विसर्ग क्या है? इसका उच्चारण ह के समान होता है तथा इसका चिन्ह जो दो डॉट्स की तरह, यानी कि देखिए यहाँ पे दिया गया है, वर्णों के आगे लगाया जाता है, जैसे कि दुख, अतः, प्रातः आदि है। नेक्स्ट देखिए, तो विसर्ग आप सब लोगों को पता है ना। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ये हो गया स्वर, और हम आयोगवाह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले ली। तो हमने इससे पहले पढ़ा, स्वर दो भागों में बांटा गया है, एक है हर्ष स्वर और दूसरा है आप लोगों का दीर्घ स्वर। तीन भागों में बांटा गया है, और एक है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इतना ज़्यादा हमारा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन प्लुत स्वर जो है हमारी जो श्लोक वगैरह या फिर मंत्र उच्चारण के लिए हम उसको प्रयोग करते हैं। तो हर्ष स्वर क्या है? 4 हर्ष स्वर है, अ, ई, उ, अंडरी, ठीक। और दीर्घ स्वर हम बाकी का जितना है हमारा दीर्घ स्वर है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अ, ये सब है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो 11 हमारा स्वर है। तो हर्ष स्वर जो है इसको बोलने में हमें कम समय लगता है, हमें पता चला। और दीर्घ स्वर जो है हमें हर्ष स्वर से उसको 2 गुना समय लगता है, ठीक है। और प्लुत स्वर जो है उसको हर्ष स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि आयोगवाह क्या है, यानी कि हमारा अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग। तो अनुस्वार क्या है? अनुस्वार जो है, अनुस्वार और मतलब चंद्रबिंदु, ये क्या है? नाक से बोला जाता है, यानी कि नाक में वाइब्रेशन होता है। और अनुस्वार मैंने आपको बोला कि अनुस्वार और अनुनासिक, यानी कि अनुस्वार चंद्र जो होता है आप लोगों का, वो क्या होता है? तीव्र ध्वनि होती है, जैसे कि आप बोलते हो हंस, पतंग, इस तीव्र ध्वनि के द्वारा। और संस्कृत में इसको म में हलंत दिया जाके, जैसे कि स्वयं, एवं, इसकी तरह हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन हमारा जो चंद्रबिंदु है ये धीमी ध्वनि है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि गाँव है ना, छाँव, ये धीमी ध्वनि है। तो नेक्स्ट था हमारा विसर्ग। विसर्ग में क्या हुआ? विसर्ग जो है वो ह के समान होता है इसे, और इसका जो सिंबल क्या होता है? 2 डॉट्स होते हैं, और जिसको हम अक्षर के आगे लगाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आती है आप लोगों का क्या, देखिए, उसके बाद आती है आप लोगों का व्यंजन। तो व्यंजन क्या है? पहले हमने पढ़ा स्वर। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़ी, वो होता है स्वर। लेकिन व्यंजन क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है, बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन वर्ण को उच्चारण नहीं कर सकते, ठीक है। उसको हम बोलते हैं व्यंजन, यानी कि जो वर्णों को उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं व्यंजन। और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 33, यानी कि 33, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे व्यंजन वर्ण के पूरा, यहाँ पे पूरा व्यंजन वर्ण सारा दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे पहला क, च, ट, त, प वर्ग का यहाँ पे पूरा कंप्लीटली ये है आपका 25। उसके बाद य, र, ल, व ये है 4, और श, श, स एंड ह ये भी 4। तो कुल मिला के आपका 33 हो गया। और इसको बोलते हैं हम क्या? देखिए, क से म तक को हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और ये जो है आप लोगों का ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पे ख, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये हो गया 25 आपका स्पर्श व्यंजन। उसके बाद 4 है आप लोगों का अंतस्थ व्यंजन, और 4 है आप लोगों का ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के हो जाते हैं आप लोगों का 33। और हमने इसके बाद पढ़ा था क्या?
अतिरिक्त व्यंजन। तो अतिरिक्त व्यंजन आप लोगों का क्या है, देखो यहाँ पे अतिरिक्त व्यंजन जो है, यहाँ पे हमने देखो ड ढ है, ड में बिंदी नुक्ता और ढ में नुक्ता, तो ये है अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि व्यंजनों की 3 भेद है। एक है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, मैंने आप लोगों को बताया। तो स्पर्श व्यंजन जो है वो है, मैंने आप लोगों को बताया कि 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन है 4। उसके अलावा अगर आप 33 के साथ अगर आप ऐड करोगे 2 अतिरिक्त व्यंजन, तो वो कुल मिला के हो गया 35। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन, चलिए देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन जो है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ को स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो देखिए आपका जो स्पर्श व्यंजन है वो कहाँ से आते हैं, कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दांत, उसके बाद होठ। तो जीभ जो है सारी जगह को स्पर्श करते हुए क्या होता है, करते समय जो वायु होती है वो हर वो जगह को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर आती है, उसको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो जो वर्ण को हम उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो किस किस को टच करके आती है, पहले कंठ से, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद होठ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन, यानी कि स्पर्श करके वायु सब जगह को टच कर करके आता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट है देखिए आप लोगों का, यहाँ पे मैंने दे दिया है, यहाँ पे कौन सा वर्ग कौन सी जगह से आ रहा है, उच्चारण स्थान उसका क्या है, यहाँ पे मैंने दे दिया है, तो इसको हम देखेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। तो देखो आपका य आप बोलो, र बोलो, ल बोलो, व बोलो, ये स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, यानी कि बीच में होता है। देखियो आप बोलते हो ना, मतलब बीच में रह जाता है, जैसे कि व्यंजन और स्वरों के बीच में स्थित रहता है, उसे बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसका मतलब होता है उसका उच्चारण स्थान जो होता है वो बीच बीच में। आप यह बोलते हो, है ना, इसको उच्चारण करने के लिए आप जब उच्चारण करते हो, इसका क्या होता है, ये बीच में रहता है, यानी कि उसका उच्चारण स्थान जो होता है वो मध्य होता है। ठीक है, तो ये वर्ण का उच्चारण क्या, ना तो पूर्ण रूप से ये व्यंजन का होता है और ना स्वरों का होता है, इसीलिए उनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो ये जो व्यंजन होता है इनका जो उच्चारण ना ये पूरी तरह से व्यंजन में आते हैं, ना पूरी तरह से ये स्वर में आते हैं, यानी कि बीच बीच में रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। और इसमें कितना है, य र ल व 4। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म का मतलब क्या होता है, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, गर्माहट जो देता है। ऊष्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गर्म। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु मुख से टकरा कर गर्माहट या उष्णता उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये जो है जैसे कि यहाँ पे क्या है, पहला है श, उसके बाद श, उसके बाद स और उसके बाद है ह। तो ये 4 है आपका क्या, ऊष्म व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर गर्माहट या उष्णता, उष्णता का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि गर्म, उष्णता का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। ठीक है, तो उष्णता प्रदान करती है, उसे बोलते हैं हम क्या, ऊष्म व्यंजन। जैसे आप श बोलो, श बोलो, स बोलो, ह बोलो, गर्माहट उत्पन्न करता है, यानी कि उष्णता का पैदा करता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, ऊष्म व्यंजन। और ये कितने हैं, 4 है, जिससे मैंने आप लोगों को बताया श, श, स एंड ह। अच्छा, ये तो हो गया आप लोगों का ऊष्म व्यंजन तक। उसके बाद हमें पता है कि हमारी अतिरिक्त व्यंजन है। क्या है अतिरिक्त व्यंजन, इन व्यंजनों के अतिरिक्त और भी व्यंजन है,
किंतु यह स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, बल्कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बने। तो क्या है वो? देखो, पहला है स्वर व्यंजन, पहला क्या है? संयुक्त व्यंजन, और दूसरा है द्वित व्यंजन। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन जो होता है ना, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन हैं। ठीक है, तो दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है क प्लस स यानी कि क्ष। क्ष का जो क्ष कैसे बनता है? क प्लस मूर्धन्य स। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ये बनता है क्ष। उसके बाद आप लोगों की आती है त, त्र। त्र क्या होता है? त प्लस र। उसके बाद होता है आप लोगों का ज्ञ। ज्ञ क्या होता है? ज्ञ से जो आपकी ज्ञानी होती है, विज्ञान होती है, यज्ञ होती है। ठीक है, तो देखो ज प्लस य, इन दोनों की मेल से बनता है ज्ञ। उसके बाद क्या है? श प्लस र। श्र, श्र से क्या होता है? श्रमी, श्रवण, परिश्रमी, है ना। तो ये क्या होता है? दो भिन्न व्यंजनों के मेल से, यानी कि देखो त भिन्न व्यंजन है, र भिन्न व्यंजन है, तो क्या हो गया? त्र हो गया, है ना। बस नेक्स्ट देखिए द्वित व्यंजन। तो द्वित व्यंजन क्या है? द्वित व्यंजन यानी कि दो समान व्यंजन, यानी कि क प्लस क, म प्लस म, च प्लस च, तो दो समान व्यंजन यहाँ पे मिलते हैं। तो च आपने कहा, आपने लिखा च में हलंत प्लस च, तो आप लिखोगे यहाँ पे च का आधा और च। बच्चा, कच्चा, सच्चा, है ना। और आप बोलोगे यहाँ पे क, क प्लस क, तो यहाँ पे दो समान व्यंजनों के मेल से, दो समान व्यंजनों के मेल से हम लिखते हैं, देखो क का आधा फिर फुल क, तो जैसे कि पक्का, है ना। तो इस तरह से आप लोगों का दो समान व्यंजनों के मेल से जिन व्यंजन का मतलब जो व्यंजन बनता है वो होता है हमारा द्वित व्यंजन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है आप लोगों का, ग प्लस ग, च प्लस च, म प्लस म। ठीक है, तो ऐसे ही तो यहाँ तक था। बाकी का पार्ट 2 में आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, जिसमें आप लोगों का र का विविध रूप से कैसे प्रयोग होता है, वर्ण विच्छेद, ठीक है, ये सब के बारे में मैं बताऊंगी। तो देखते हैं वर्ण विचार पार्ट 2, और मेरे चैनल को ज़रूर अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए वीडियोस आपके पास आपके क्वेश्चन आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।